जब हम नीड एनालिसिस की बात करते हैं तो दो वर्ड सामने आता है, एक तो नीड और दूसरा उस नीड का एनालिसिस, है ना। नीड और उसका एनालिसिस दो अलग अलग चीज़ें हैं। नीड मीन्स ज़रूरत और एनालिसिस मीन्स आकलन। नीड का, ज़रूरत का आकलन करना, तो हमको ये देखना होगा कि जो यहाँ डाटा था, जैसे कि वो खास व्यक्ति रमेश कुमार प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, एज 35 ईयर है, एक छोटे बच्चे हैं 4 ईयर के, नाम है उनका अक्षत, वाइफ है उनके हाउसवाइफ किरण, और एनुअल इनकम 5 लाख रुपया आज के डेट में है। तो उन व्यक्ति का नीड एनालिसिस हमको करना है, या किसी भी व्यक्ति का नीड एनालिसिस करना है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ में नीड कितने प्रकार के आते हैं, जो कि हम कल आप लोगों को बताए थे। तो नीड सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेंगे कि नीड क्या सब बन रहा है। तो हम जब उस डाटा को देखते हैं, आकलन करते हैं कि रमेश कुमार जो कि 35 ईयर के हैं और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, 5 लाख रुपया का एनुअल इनकम है, एक छोटे से सुंदर से बच्चे हैं अक्षत 4 साल का, और वाइफ है किरण जो कि हाउस वाइफ है। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि जो इतने अच्छे परिवार हैं उनके फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य में नीड क्या सब हैं। अगर वर्तमान नीड की हम बात करें तो अभी बच्चे छोटे हैं और वो जॉब कर रहे हैं। अभी एक किसी भी व्यक्ति का खान पान, रहन सहन का एक खर्चा है। तो सबसे पहले हमको तो ये देखना पड़ेगा कि खान पान का व्यवस्था होता रहे, खाना पीना का व्यवस्था होता रहे, रहने का व्यवस्था बढ़िया उनके पास है, खाना पीना रहना इसका व्यवस्था है। अब फ्यूचर के नीड की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में इनके बच्चे 4 साल के हैं, अब पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, और धीरे धीरे अभी वो मान लीजिए कि एलकेजी में हैं, कल को यूकेजी में जाएंगे, उसके बाद जो है सो फिर स्टैंडर्ड 1 में जाएंगे, स्टैंडर्ड 1 से 5th तक का पढ़ाई है उनका, फिर 5th to 10th तक का पढ़ाई है उनके बच्चों का, फिर 10th से लेकर के 10+2 तक का पढ़ाई है, फिर हायर एजुकेशन है, ठीक है, हायर एजुकेशन है। तो ये फ्यूचर का नीड आने वाला है। अभी वर्तमान में छोटा सा परिवार है, वो अच्छा इनकम कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, उनकी मैडम जो कि घर में काम करती हैं, मतलब अपना घरेलू हाउस मेकिंग है, और बढ़िया सब कुछ चल रहा है। तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ वर्तमान में उनका ये रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आता है। एक अच्छा खाता पीता परिवार है, सुंदर है, घूमना फिरना सब कुछ हो रहा है, ये ज़रूरतें हैं। लेकिन फ्यूचर में उनके बच्चे, सुंदर से बच्चे हैं, उनके एजुकेशन का एक अलग रिक्वायरमेंट उनके पास में आएगा, या आ गया है और आएगा, बढ़िया रिक्वायरमेंट आएगा। तो एक तो वो हो गया। रमेश कुमार फ्यूचर में वो एक घर भी बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि रमेश कुमार फ्यूचर में घर बनाना चाहते हैं, तो घर का एक रिक्वायरमेंट होगा, घर का रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहले हम नीड देखते हैं कि फ्यूचर में और क्या सब नीड उनके पास आएंगे, और आफ्टर ऑल जब बच्चे को हायर एजुकेशन हो जाएगा, घर का रिक्वायरमेंट आएगा, और चाइल्ड मैरिज भी होगा, हो सकता है कि सेकंड चाइल्ड भी उनके हो, चाइल्ड मैरिज का एक रिक्वायरमेंट फ्यूचर में आएगा, ठीक है। और धीरे धीरे ये समय बीतेगा, और जब ये समय बीतेगा तो यही सत्य है कि इस धरती पर जो आया है आज यंग है, कल को वो बूढ़ा भी होगा। और मृत्यु की अगर हम बात करें तो ये तो किसी को नहीं पता कब किसके साथ में कब क्या होगा और कितने दिन किसका आयु है। तो एक समय आएगा जब वो बूढ़े होंगे और उसके बाद में वो काम करने के लायक नहीं रहेंगे। अभी तो वो इनकम कर रहे हैं, 35 ईयर के हैं, हम एक अनुमानित आयु मान लेते हैं कि ये हाड़ मांस का शरीर 60 साल तक बढ़िया काम करेगा, तो आय करेंगे अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो लाइव रहेंगे तो भी आफ्टर 60, है ना, 60 साल के बाद में रिटायरमेंट का एज होगा, जहाँ पर कि इनकम तो बंद हो जाएगा लेकिन खर्चे रहेंगे। तो उस एज को हम रिटायरमेंट एज कहते हैं, है ना, रिटायरमेंट एज कहते हैं उसको। और वहाँ पर भी अगर
60 साल के बाद में जनरली ये होता है कि हार्मोन्स का शरीर बहुत बढ़िया काम नहीं करता है, जॉब में भी लोग नहीं रहते हैं, रिटायरमेंट का एज हो जाता है और बगैर इनकम के रहना पड़ता है, लेकिन खर्चा तो चाहिए, तो खर्चा तो चाहिए। तो ये हम मान के चलते हैं 60 साल के बाद में कि अगर मिस्टर रमेश कुमार आगे और 15 साल बगैर इनकम के रहें तो वहाँ भी तो रिक्वायरमेंट है, नीड है पैसे की, तो वहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा। अब देखना ये पड़ेगा कि वहाँ पर कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी उनको। आज के डेट में मिस्टर रमेश कुमार का जो जीवन यापन है, जो जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें वो उनका 25,000 रुपया का महीना का एक्सपेंस है, वो सुंदर सा जिंदगी जी रहे हैं। और कोई भी आदमी चाहता है कि हम जो आज लाइफ स्टाइल जी रहे हैं एटलीस्ट वो लाइफ स्टाइल हमारा बरकरार रहे या उससे बेहतर हम करें, बेहतर लाइफ स्टाइल हो, लेकिन मिनिमम ये लाइफ स्टाइल तो मेरा रहे। सेकंड नीड जो उनका आएगा कि अब एक्सपेंस भी उनका बढ़ेगा। अभी के डेट में बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में खर्चा नहीं है, मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपया 5,000 रुपया का मंथली एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस बढ़ करके बढ़ेगा इनका, और ये मंथली एक्सपेंस बढ़ करके 30,000 जाएगा, 35,000 जाएगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जॉब में है तो उनका इनकम भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो उससे ये रिक्वायरमेंट तो पूरा होगा। ये बेसिक एजुकेशन की जहाँ तक हम बात करें तो बेसिक एजुकेशन ये तो पूरे होंगे, ज़रूरतें हैं और इस ज़रूरत के लिए वहाँ तो वो पूरा होता रहेगा। लेकिन हायर एजुकेशन की जहाँ तक बात आती है तो एक बड़ा सा रकम की ज़रूरत उनको यहाँ पर पड़ेगी, जो बच्चों को हायर एजुकेशन करवाना पड़ेगा। तो एक तो जो दैनिक जीवन हम अपना जी रहे हैं, जो दिनचर्या है हमारा, एक तो रिक्वायरमेंट वो है कि सब कुछ भली भांति सही तरीके से हमारा वो पूरा हो। दूसरा है कि जब हमारे बच्चे हायर एजुकेशन के लायक हों तो हमारे पास में इतने पैसे हों कि हम बच्चों को हायर एजुकेशन करवा सकें। अगर हम घर बनाना चाहते हैं तो मेरे पास में इतने पैसे हो कि हम घर बना सकें, या फिर अगर हम फ्लैट लेते हैं तो अगर हम लोन भी लेते हैं तो लोन का भी एक्सपेंस पूरा करने के लिए वो भी ज़रूरतें हैं। और ये बात सत्य है कि एक समय के बाद में ये रिटायरमेंट तो आएगा ही। तो ये सब आवश्यकताएं, सबसे पहले हम आवश्यकताओं का को काउंट किए। अब इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनकम चाहिए। अगर अभी आप देख रहे हैं कि जनरल लाइफ स्टाइल जीने के लिए 25,000 रुपया मंथली का एक्सपेंस है, वो मंथली एक्सपेंस धीरे धीरे कम नहीं होगा, ये बढ़ करके 30,000 पहुँचेगा, फिर धीरे धीरे 35,000 पहुँचेगा, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 40,000 पहुँचेगा, जब तक कि और उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए तो मोटा रकम लगेगा ही। और एक समय जब आएगा, मुख्य रूप से जब हम समय की बात करते हैं रिटायरमेंट का एज, और रिटायरमेंट का एक ऐसा एज है जहाँ पर कि यहाँ अभी तो आय आ रहा है तो एक्सपेंस हो रहा है, लेकिन रिटायरमेंट की एज की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आय आना बंद हो जाता है। और महंगाई को हम अगर ध्यान में रखें तो जो आज के डेट में उनको 25,000 रुपया, जैसा कि वो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, 25,000 रुपया लग रहा है, तो आपको बता दें कि 10 साल पहले सेम लाइफ स्टाइल जीने के लिए उतना पैसा नहीं लगता था, 10,000 रुपया में हो जाता था। मतलब कि महंगाई भी बढ़ा है और उस हिसाब से महंगाई बढ़ता ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। मतलब अगर हम बाद में बात करें कि चलिए इनके बच्चों का एजुकेशन हो गया, अब तो खर्चे कम हो गए, तो ये खर्चे कम नहीं होंगे, ये खर्चे इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि एक एज होने के बाद में दवा का खर्चा बढ़ जाता है, लोगों को बीपी, शुगर, मल्टीपल बीमारी आ जाता है और वहाँ पर खर्चे बढ़ जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये खर्चा घटने वाला नहीं है। और महंगाई को ध्यान में रख के अगर हम देखें, हम ये मिनिमम मान लेते हैं कि अगर 50,000 रुपया का भी मिनिमम खर्चा उनका आफ्टर रिटायरमेंट पर मंथ होगा, तो मतलब कि साल का 6 लाख रुपया का खर्चा आफ्टर रिटायरमेंट भी उनका रहेगा मिनिमम। और अगला 15 साल अगर उनको बगैर इनकम तो रहेगा नहीं, लेकिन खर्चा तो रहेगा। साल का 6 लाख रुपया खर्चा है तो अगला 15 साल में 15×6 90 लाख रुपया की इस जिंदगी को जीने के लिए, ये जो रिटायरमेंट का अगला 15 साल का जिंदगी जीना है उनको, इस जिंदगी को जीने के लिए 90 लाख रुपया की रिक्वायरमेंट रमेश जी को है। ये हम एनालिसिस कर पा रहे हैं। अब देखिए क्या है कि इसके लिए अगर ये गारंटी कोई देता है कि मिस्टर रमेश कुमार लाइव रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा उनको,
ये 75 ईयर के एज को क्रॉस करेंगे तो जरूरत है सिर्फ सेविंग की। अगर इस बात की कोई गारंटी दे दे, वैसे गारंटी कोई नहीं दे सकता है, लेकिन अगर गारंटी कोई दे दे कि मिस्टर रमेश कुमार 75 ईयर के एज तक पहुंचेंगे, उसको क्रॉस करेंगे, मतलब ये सत्य है, गारंटी कोई दे दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वहां पर सिर्फ सेविंग करने की जरूरत है मिस्टर रमेश कुमार को अपने रिटायरमेंट एज के लिए 90 लाख रुपया का, यही ना? इतना सेविंग की ताकि 60 ईयर के एज में 90 लाख रुपया उनको मिल जाए, तब ना इस पैसा से आगे का खर्चा वो चलाएंगे। अभी उनका 35 ईयर एज हो रहा है, मतलब कि 25 ईयर वो लगातार सेविंग करेंगे, तो इतना कम से कम सेविंग करें कि वो सेविंग 90 लाख में कन्वर्ट हो जाए। हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम अगर वो 40 लाख रुपया भी सेव करते हैं तब ना वो 90 लाख रुपया होगा, 50 लाख रुपया सेव करेंगे तब ना वो 90 लाख रुपया होगा। मतलब कि अगला जो 25 साल बचा हुआ है, उस 25 साल में 50 लाख रुपया उनको क्या करना है? सेव करना है। तो ये हम नीड और नीड का एनालिसिस किए, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य क्यों नहीं है? कि यही सत्य है कि जो धरती पर आया है वो जाएगा, और ये जाने का समय किसी को भी पता नहीं। अब जब किसी को भी पता नहीं, तो यहाँ पर अगर कुछ रमेश कुमार को बीच में ही कल परसों नरसों साल 2 साल 3 साल में ही कुछ हो जाए, तो ये जो वर्तमान का खर्चा है रमेश कुमार के जाने के बाद भी ये खर्चा बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। अरे सिर्फ रमेश कुमार के ऊपर जो खर्चा है वही कम होगा, और क्या कम होगा? बाकी तो जो है वो रहेगा। तो एक और नीड यहाँ पर निकल करके ये आया कि अगर ये तो बाद की बात है रिटायरमेंट, इस बीच में अगर रमेश कुमार को कुछ हो गया, नहीं रहे रमेश कुमार, तो ये बच्चों का एजुकेशन का क्या होगा? ये बच्चों का और उनके वाइफ का खाना पीना का क्या होगा? उनके रहने का व्यवस्था का क्या होगा? जो लाइफ में मल्टीपल नीड हैं वो कैसे पूरा होगा? मतलब एक और नीड निकल के आया कि उनको एक ऐसा प्रोटेक्शन प्लान चाहिए, ऐसा एक लाइफ इंश्योरेंस का प्लान चाहिए जो कि इस बात की गारंटी दे सके कि अगर इस दरमियान रमेश कुमार को कुछ हो जाता है तो कम से कम इतना रकम तो रमेश कुमार के नॉमिनी को चाहिए, जिससे कि बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का खाना पीना, अपना खाना पीना, रहन सहन का व्यवस्था हो सके। तो मतलब एक और नीड निकल करके आया क्या? इन सभी नीड के अलावे प्रोटेक्शन का नीड निकल करके आया इस बीच में, है ना? तो प्रोटेक्शन का नीड निकल करके आया। तो हम अब क्या देख पा रहे हैं? अब मिस्टर रमेश कुमार के पास में पहले से प्रोटेक्शन का क्या व्यवस्था है? अगर पहले से प्रोटेक्शन का व्यवस्था नहीं है तो एक नीड निकल करके आया प्रोटेक्शन, दूसरा नीड निकल करके आया उनका चाइल्ड के लिए हायर एजुकेशन, चाइल्ड हायर एजुकेशन, और तीसरा एक नीड निकल के आया रिटायरमेंट। 3 महत्वपूर्ण नीड निकल करके आया। अब उसमें से हमको ये आकलन देखना है कि उनके पास में लाइफ इंश्योरेंस है तो कितना है। HLV ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अनुसार भी हम लाइफ उनके प्रोटेक्शन का आकलन कर सकते हैं कि उनको कितना प्रोटेक्शन चाहिए, या फिर हम उनके एक्सपेंस के आधार पर आकलन कर सकते हैं कि मिनिमम घर चलाने के लिए, इन केस अगर ईश्वर न करे रमेश कुमार नहीं रहे, तो उनके घर को चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए। अगर उनके घर को चलाने के लिए 30,000 पर मंथ चाहिए, तो कम से कम इतना का प्रोटेक्शन चाहिए, या इतना रकम चाहिए उनको कि अगर उनके नहीं रहने पर उनके नॉमिनी उस पैसे को बैंक में रख दे, या कहीं पर पेंशन प्लान में रख दे, या कहीं पर रख दे, तो 30,000 पर मंथ आवे। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम अगर मान लेते हैं कि 50 लाख रुपया भी अगर उनके नॉमिनी को उनके नहीं रहने पर मिले, तो वो 50 लाख रुपया उनके नॉमिनी अगर कहीं पर पेंशन MIS में कहीं पर रख दे, तो आज के डेट में हम ये मान के चलते हैं कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से भी 5×6 = 30, 3 लाख रुपया सालाना उनको आएगा, मतलब 25,000 रुपया महीना आएगा, है? तो अगर इनकेस रमेश कुमार को कुछ हो गया तो वो 25,000 रुपया जो मंथली आएगा, तो कम से कम कहीं पर कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, कभी भी फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमको 50 लाख रुपया का मिनिमम रिक्वायरमेंट बनकर के निकल रहा है मिस्टर रमेश कुमार के लिए लाइफ इंश्योरेंस कवरेज का, प्रोटेक्शन का।
अब हम देख पा रहे हैं मिस्टर रमेश कुमार से जब बात करते हैं तो मिस्टर रमेश कुमार के पास में 10 लाख रुपया का लाइफ इंश्योरेंस प्लान ऑलरेडी लिए हुए हैं, ठीक है। अब शॉर्टफॉल कितना का हो रहा है? 40 लाख रुपया का। तो हम आग्रह करेंगे मिस्टर रमेश कुमार से कि ये सत्य है और इन सत्य को हम लोग को सबको स्वीकार करना चाहिए। 40 लाख रुपया का रिक्वायरमेंट अभी बचा हुआ है, वो एक ऐसा प्लान लें जो एटलीस्ट ये जो उनका प्रोटेक्शन का 50 लाख रुपये का रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी 10 लाख है, उसमें कुछ ऐड हो सके और वो ईश्वर करें कि उनके साथ कुछ नहीं हो और वो जो पे आउट आएगा उससे वो अपने रिटायरमेंट का व्यवस्था भी कर लेंगे। वो जो सेविंग एज ए लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के अलावे सेविंग का भी एक बेहतरीन टूल्स है। हम लाइफ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम देंगे, टर्म प्लान को छोड़ के अलग बात करते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस में जो वो प्रीमियम दे रहे थे, ईश्वर न करें अगर उनके साथ में कुछ हो गया अनहोनी, तो जो रकम मिलेगा उससे उनका परिवार चलेगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो उनके द्वारा जो प्रीमियम जा रहा था वो उनके रिटायरमेंट के समय में मिलेगा। तो जब उनका इनकम नहीं रहेगा उस समय में वही पैसा उनको काम आएगा, ठीक है।